इंडियन कल्चर में या यूँ कह लें कि एशिया के बहुत सारे देशों में हम अपने से अधिक चिंता अपने बच्चों की करते हैं और हम चाहते हैं कि जिन परेशानियों का सामना हमें करना पड़े उन परेशानियों का सामना हमारे बच्चों को ना करना पड़े। और यह तभी हो सकता है जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जहाँ तक बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बातें होती हैं उसके लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ता है, इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ तक अच्छी शिक्षा का सवाल है, आज के दिन में भी अच्छी शिक्षा काफ़ी महंगी है और आने वाले दिनों में जब 5-10 साल 15 साल के बाद मुझे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम ये शिक्षा और महंगी हो जाएंगी। आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि 5 साल 10 साल 15 साल बच्चों के बाद बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहिए तो आज के तुलना में 5-10 साल बाद वो पैसे कितने होंगे और वो फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए हमें किस एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें सो दैट कि 5-10 साल 15 साल के बाद जितनी रकम मुझे चाहिए वो रकम मुझे मिल जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि हमें आज कोई पार्टिकुलर एजुकेशन जो बच्चों को हम 5 साल या 10 साल के बाद दिलाना चाहते हैं, आज उसके खर्चे कितने हैं सो दैट ये पता कर सकें 5 से 10 सालों के बाद हमें कितने रकम चाहिए होंगे। इसके लिए हमने ये माना कि इन्फ्लेशन का रेट अगला 5 साल 10 साल 15 साल में 5% से 6% के बीच रहेगा और हमने दो रेट पे 5.5% पे और 6% के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हमने ये कंप्यूट किया है कि यदि मुझे आज के दिन में किसी पर्टिकुलर एजुकेशन में 1 लाख रुपए खर्च आते हैं तो 5 वर्षों के बाद हमें यदि अपने बच्चों को वही एजुकेशन दिलानी हो तो वो 1,31,000 हो जाएंगे। 10 वर्षों के बाद ये 1,71,000 हो जाएंगे। 15 वर्षों के बाद ये 2,23,000 हो जाएंगे और 20 वर्षों के बाद वही 1 लाख की रकम जो आज चाहिए होगी 20 वर्षों के बाद हमें उसी एजुकेशन के लिए 2,92,000 खर्च करने होंगे। यदि हम इन्फ्लेशन का 6% का रेट माने सॉरी तो 5 वर्षों के बाद 1 लाख जो आज के दिन में जरूरत है 5 वर्षों के बाद वो 1,34,000 हो जाएंगी। 10 वर्षों के बाद 1,79,000, 15 वर्षों के बाद 2,40,000 और 20 वर्षों के बाद वही 1 लाख की रकम जिस एजुकेशन के लिए मुझे आज चाहिए 20 वर्षों के बाद ये उसी एजुकेशन के लिए हमें 3,21,000 की रकम चाहिए होगी। अब जो भी एजुकेशन आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं और उसके खर्चे जो भी हों, क्योंकि हमें ये बाद में करने 5 साल 10 साल 15 साल 20 सालों के बाद हमें कुछ ना कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने होंगे जो कि उन वर्षों के बाद 10 साल या 15 वर्षों के बाद हमें वो रकम पूरी हो सके और उसको किस एवेन्यूज में हम इन्वेस्ट करें सो दैट ये फाइनेंशियल गोल हम अचीव कर सकें। जो सबसे कॉमन और फ्रिक्वेंटली यूज बाय द इन्वेस्टर्स होता है वो होता है बैंक की डिपॉजिट्स। यदि हम बैंक में एक आरडी खोल दें 1,000 रुपये महीने का और हमने माना कि आज के दिन में ब्याज का अगले 10 वर्षों में ब्याज का रेट 8% रहेगा, हालांकि 8% का रेट बहुत कम सारे बैंकों में है, कहीं कहीं हैं, हमने माना हायर उसमें कि 8% है। तो यदि आपने 5 साल लगातार 1,000 रुपये हर मंथ आपने आरडी चलाई बैंक में तो वो 5 वर्षों के बाद 80,000 हो जाएगी और 10 वर्षों के बाद ये करीब 2 लाख के आसपास हो जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा, हो सकता है कि आपको 15 वर्षों के बाद चाहिए या 20 वर्षों के बाद चाहिए, आपने बैंक के बारे में 15 साल और 20 सालों के लिए क्यों नहीं आपने ये बताया कि 1,000 रुपये के हिसाब से 8% के रेट पे कॉर्पस कितना होगा। फ्रेंड्स, ये इसलिए नहीं बताया कि बैंक में एक प्रोविजंस हैं कि आपकी जो डिपॉजिट्स है अधिक से अधिक 1 लॉट में केवल 10 वर्षों के लिए हो सकती है और उसके आगे भी आपको फिर इन्वेस्ट करना है तो 10 वर्षों में आपको करीब 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। उसको फिर फर्दर इन्वेस्ट आप 10 वर्षों के लिए कर सकते हैं। आज के दिन में आप कहेंगे 20 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे या रेकरिंग डिपॉजिट करेंगे तो ये बैंक ने ये परमिशन रिजर्व बैंक ने नहीं दिया हुआ है। अब ये तो हुए एक कॉमन इन्वेस्टर्स बिना कोई रिस्क लिए हुए बैंक में जमा करते हैं। दूसरा एवेन्यूज है स्टॉक्स के, इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में रिटर्न यदि आपकी सब कुछ ठीक ठाक हो तो 1,000 रुपये आपने जमा किए थे बैंक में 5 वर्षों के लिए आपको मिले थे 80,000 रुपये, तो हो सकता है कि 1,000 रुपये यदि इक्विटी मार्केट में आप जमा करें तो 5 वर्षों के बाद ये 8 लाख हो जाएंगे, 10 वर्षों के बाद हो सकता है 30 लाख हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है जो 60,000 रुपये आपने 5 वर्षों में जमा किए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए या 20 वर्षों में 1 लाख या 10 वर्षों में 1,20,000 आपने इन्वेस्ट किए, हो सकता है कि वो 60,000 और 1,20,000 ये शायद
20,000 भी हो जाएं। सो ये दोनों रिस्क जो हैं, हमें अपर जाने का भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नीचे जाने का भी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए हम नॉर्मल कोर्स में, हमें यदि स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है तो नॉर्मल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की तरफ रुख नहीं करता है। लेकिन बैंक में काफ़ी कम रिटर्न, स्टॉक में काफ़ी अधिक रिस्क, तो हमें कोई ना कोई ऐसा एवेन्यूज ढूंढना पड़ेगा जहां की रिस्क थोड़ा कम हो स्टॉक मार्केट से और रिटर्न बैंक से काफ़ी अधिक हो। इसके लिए एक सबसे अच्छा एवेन्यूज है म्यूचुअल फंड का। और जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में प्राइमरली 3 तरह के सेगमेंट होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। निश्चित रूप से लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क तो सबसे कम रिटर्न इन कंपैरिजन ऑफ दीज टू। मिड कैप में बीच का रिटर्न भी मीडियम और रिटर्न रिस्क भी मीडियम, और स्मॉल कैप में रिटर्न वेरी हाई तो निश्चित रूप से रिस्क भी वेरी हाई। आज हम चर्चा करेंगे, चूंकि आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि 10 साल, 15 साल, 20 वर्षों के लिए के बाद आपको वो रकम चाहिए, तो आज हम चर्चा करेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट जो कि लंबे हॉरिजन के लिए काफ़ी बेहतर फंड है, बेहतर सेगमेंट है। आप उसकी बात करेंगे और उस सेगमेंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से फंड ऐसे हैं जिसमें हम ये इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम फाइनेंशियल गोल जो आपको 10 वर्षों में 20 लाख 25 लाख रुपए चाहिए उसको आप अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि चूंकि टाइम हॉरिजन 10 साल, 15 साल, 20 साल के पास है, बिकॉज हम बच्चों के लिए उसका फाइनेंशियली सिक्योर्ड करने के लिए ये एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं और उसके लिए स्मॉल कैप सेगमेंट आई सपोज कि ये सबसे बेहतर सेगमेंट है। और स्मॉल कैप सेगमेंट में हमने इस पर्पज़ के लिए 3 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और वो फंड हैं क्वांट के स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन के स्मॉल कैप और निप्पॉन के स्मॉल कैप। अब यदि हम माने कि 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन तीनों म्यूचुअल फंड्स, इन तीनों फंड्स में, तीनों स्कीम्स में यदि इन्वेस्ट किए होते 1 साल पहले, तो क्वांट में ये 15,613 रुपये हो जाती, फ्रैंकलिन में ये 14,742 रुपये होती, निपॉन में ये रकम बढ़ के 14,812 रुपये हो जाती। और यदि इसी में हम 2 साल पहले 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP की होती तो आज के दिन में ये 40,361 रुपये हो जाती। फ्रैंकलिन के केस में ये फ्रैंकलिन और निपॉन के केस में ये 37,452 रुपये हो जाती। और यही बातें यदि हम करें 5 साल, 3 साल और 5 साल के लिए, इसका मतलब 3 साल पहले यदि इन तीनों स्कीम्स में हमने 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP की होती तो आज के दिन में आफ्टर 3 ईयर्स क्वांट में 63,276 रुपये होती, फ्रैंकलिन में 59,215 रुपये होती, निपॉन में 60,200 रुपये होती। और 5 वर्ष पहले यदि 1,000 रुपये की SIP की होती इन तीनों फंड में से तो 5 साल के बाद मीन्स आज के दिन में क्वांट में 2,30,000 हो जाती, फ्रैंकलिन में ये अमाउंट 1,49,000 हो जाती और निपॉन में ये रकम बढ़ के 1,68,000 रुपये हो जाती। और यदि यही 10 साल और 15 साल पहले इसमें यदि SIP की होती हमने तो क्वांट के केस में आज के दिन में 10 साल के बाद मीन्स 10 साल पहले की होती तो आज के दिन में ये 5,58,000 हो जाती, फ्रैंकलिन में ये 3,76,000 हो जाती, निपॉन में ये 5,22,000 हो जाती। और यदि 15 वर्ष पहले इन तीनों फंड में की होती, तीनों फंड नहीं, दोनों फंड में, क्वांट और फ्रैंकलिन में, बिकॉज कि निपॉन जो है 15 साल से कम का फंड है इसलिए यहाँ हमने 2 ही दिखाया। और दोनों ही केस में क्वांट में या फ्रैंकलिन में 15 साल पहले 1,000 रुपये की SIP की होती तो ये रकम आज के दिन में 12,41,000 रुपये हो जाती। अब देखें, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये 5 साल का बैंक में जमा किए होते, ये 10 सालों के लिए बैंक में। यदि हम बात करें 5 साल यदि हम क्वांट में जमा किए होते तो यहाँ बैंक में मिलता हमको 80,000 रुपये के आसपास, यहाँ में हमें मिल रहा है 2,30,000 के आसपास। मैंने माना कि हम अच्छा फंड शॉर्टलिस्ट नहीं कर सके, हमने फ्रैंकलिन में इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ भी हम देखते हैं कि बैंक में मिलता मुझे 80,000 रुपये और यहाँ मिलता मुझे 1,49,000 रुपये। और यदि हम 10 वर्षों की बातें करें तो 10 वर्ष में देखा हमने कि 5,58,000 मिलती क्वांट में, जबकि बैंक में हमें 2 लाख के आसपास मिल रही थी। फ्रैंकलिन में मुझे 3,76,000 और निपॉन में मुझे 5.22 मीन्स 5,22,000 के आसपास मिलती। मेरे विचार से अपने रकम के हिसाब से कि आपको अपने बच्चों के लिए कब और कितनी रकम चाहिए उसके हिसाब से यदि इन 3 फंड में यदि आप SIP 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 जो भी आपकी सामर्थ्य उसके हिसाब से यदि इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लगता है कि शायद आपको
बच्चों को हायर एजुकेशन देने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अब यदि कहें कि इन तीनों स्कीम्स में से कौन सा टॉप, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, ये कहना, ये डिसाइड करना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के उनके परसेप्शन पे, उनके फाइनेंशियल विजडम पे डिपेंड करता है। लेकिन निश्चित रूप से ये तीनों ही फंड स्मॉल कैप सेगमेंट में फॉर द लॉन्ग टाइम हॉरिजन इट्स ए वेरी गुड फंड। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक